This we are starting Unit 5 of Management Principles and its Applications subject. टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं. बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस का चैप्टर है. देयर इज नो थ्योरीज या ऐसा कुछ नहीं है. देखो, मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये पहला टॉपिक आता है. बहुत बेसिक सी. आज की डेट में मैनेजर्स क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. तो पहला चैलेंज इज ग्लोबल कंपटीशन. कि कोई मान लो इंडिया की फर्म है, वो कंपटीशन फेस करती है फ्रॉम दी एमएनसीज. देन नीड टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टू सर्वाइव. ये तो है कि आज की डेट में आप ऐसे ही नहीं सर्वाइव करोगे, बिकॉज आपको ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा कि ओके आई एम सर्वाइविंग इन द मार्केट. ऐसे कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकता. नीड टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटीज एंड डॉज दी थ्रेट्स. ये तो है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको मिस नहीं कर सकते, बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू मिस इट. फ्लेक्सिबिलिटी इन शिफ्टिंग द मार्केट डायनामिक्स रिक्वायर्ड. जैसे जैसे कोई भी चेंज आ रहा है, यू आर एबल टू अडेप्ट, विच विल हैपन व्हेन यू आर फ्लेक्सिबल इनफ टू डू इट. सो दैट इज अगेन अ चैलेंज फॉर मैनेजर्स. सो दिस इज द फर्स्ट जो तुम लिख सकते हो. अच्छा, ये जो पॉइंट्स है, ज़रूरी नहीं कि यही चार कुछ पॉइंट्स है तो यही लिखने हैं. द आंसर विल रिक्वायर यू कि तुम बस ये लिख दो ग्लोबल कंपटीशन, और उसको एक्सप्लेन करना है अपनी भाषा में जैसे भी तैसे तुम्हें. मतलब दिस इज जस्ट हिंट्स कि हाँ क्या क्या है इस टॉपिक में. यू हैव टू मतलब पॉइंट याद रख लो ग्लोबल कंपटीशन, उसके अंदर अपनी भाषा में लिख सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट. एक और चैलेंज इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो फेस कर रहे हैं मैनेजर्स. क्यों? कि ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं ना, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. सब चीज़ें तो एट दी एंड मनी से रिलेट कर रही हैं, राइट. सो प्रॉफिट अगर तुम्हें कमाना है तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है. तो रेवेन्यू तो चलो आ रहा है, जितना आप बनाओगे प्रोडक्शन उस हिसाब से और जो प्राइस रखोगे. कॉस्ट कम करना अगर आपके हाथ में है और आप वो नहीं कर रहे हो, सो दैट इज़ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. कि है ना, आप गवा रहे हो कि जितनी मिनिमम कॉस्ट हो सकती है उतनी क्यों ना करें. सो वो कॉस्ट इफेक्टिव होना कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देना, एट द सेम टाइम कॉस्ट मिनिमाइज करना, दिस इज अगेन अ चैलेंज, है ना. सो नीड टू बिल्ड अ कंपेटिटिव एंड सस्टेनेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर. कि कोई ऐसा आपको कॉस्ट का स्ट्रक्चर मतलब बनाना पड़ेगा जो कि कंपेटिटिव है, यानी मार्केट से कम्पीट कर रहा है. कि मार्केट में सब, मान लो एक पेन की कॉस्ट सब मार्केट में सबकी 2 रुपये की है, जिसको वो 10 रुपये में बेचते हैं. बट तुम्हारी कॉस्ट 3 रुपये की आ रही है, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यार मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि मेरी कॉस्ट 3 आ रही है, 2 नहीं आ रही. सो वो स्ट्रक्चर बनाना इज अ टास्क, इट्स अ चैलेंज. स्टेप्स टू गेन कॉस्ट इफेक्टिवनेस. अब कैसे आती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस? देखो सीधी बात है, अपने गोल्स क्लियर रखो कि हाँ तुम्हें कितना टारगेट है, कि इतना ही रखना है. जैसे बोला ना, दो, कि मार्केट में सब दो के उस पे कॉस्ट पे हैं, तो तुम्हें भी दो ही कॉस्ट रखनी है. सो राइट मेथड्स, तरीका देखो सही होना चाहिए तुम्हारा. सेटिंग राइट टारगेट्स. अब टारगेट सही होना चाहिए ना, कि हाँ तुम जो चाहते हो ऐसे अनरियलिस्टिक सा ना हो. देन डेवलपिंग द राइट प्लान. उसको अचीव करने के लिए प्लान सही बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट सही से करो. एंड इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट. कि मान लो कोई चेंजेस, अगेन ये तो हर चीज़ में है ना, डायनेमिक रखो अपने आप को. कोई भी चेंज आ रहा है, यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि तुम उसे अडेप्ट कर पाओ. और मैं माइक पहनना भूल चुका हूँ, वाह. ठीक है, थर्ड चैलेंज पे आ जाओ. हार्नेस द पावर ऑफ सोशल मीडिया. देखो आजकल के चैलेंज बता रहे हैं ना, तो आजकल क्या, सोशल मीडिया इज़ ऑन द राइज. तो तुम उसकी अपॉर्चुनिटी को मतलब मिस नहीं कर सकते. कि उसको यू हैव टू यूज़ इट इन द राइट वे, इन द राइट डायरेक्शन, कि वो तुम्हारे बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे ग्रो करने में. सो उसकी पावर का यूज़ अच्छे से करना इज़ अ चैलेंज. कि वो कैसे करें, राइट. फेसबुक, ट्विटर, जिसको अब एक्स नाम दे दिया गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, देर यूज टू क्रिएट वैल्यू फॉर दी स्टेक होल्डर्स. कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स, पता है ना, कि जो भी रिलेटेड है आपके ऑर्गेनाइजेशन से किसी ना किसी फॉर्म में, दे आर योर स्टेक होल्डर्स, है ना, जिनका कुछ स्टेक है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. सो वो स्टेक होल्डर्स के लिए आप कितनी वैल्यू वैल्यू उनको दे सकते हो, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ द सोशल मीडिया फॉर. सो ह्यूज पोटेंशियल, ये तो है ही कि है ना, बहुत बड़ी ऑडियंस तक तुम पहुंच सकते हो विद यूजिंग सोशल मीडिया. समटाइम्स ऑल्सो अ थ्रेट. ये तो है कि जिसका पॉजिटिव है उसका नेगेटिव भी है, कि सोशल मीडिया का थ्रेट्स भी है ना. क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स, जैसे एग्जाम्पल भी देखें, नेस्ले मैगी नूडल्स, क्या हो गया था कि कुछ चीज़ें फैल जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू. रूमर्स भी हो सकते हैं, सही बात भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच जाएगी और तुम उसको रोक नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. सो इट्स ऑल्सो अ थ्रेट. नीड टू प्रोटेक्ट द सीक्रेट्स, इमेज, ब्रांड वैल्यू. जैसे अभी कुछ टाइम पहले मुझे याद है, ऑन ट्विटर, एक्स जिसको बोले, मैं आई सॉ कि स्टारबक्स के जो कोई एक्स एम्प्लॉय था, जिसको निकाला गया था ड्यू टू सम अनफेयर कुछ मीन्स के थ्रू या व्हाट, आई एम नॉट श्योर, सो आई एम नॉट
यू नो सेइंग श्योरिटी से, बट उसने पूरे स्टारबक्स की जो सारी कॉफ़ीज़ होती हैं या कुछ भी सब सब उसके जो हैं मेन्यू में, सब के इंग्रेडिएंट्स के साथ उसका बनाने का तरीका वाला जो उनका दिया जाता है उनको, उसको लीक कर दिया था. सो दैट हैपेंड थ्रू सोशल मीडिया. एंड उस अब ऑब्वियसली स्टारबक्स विल नॉट वांट एवरीवन टू नो उनका क्या तरीका है वो पर्टिकुलर वैसा बनाने का. सो दैट वाज कि अगेन सोशल मीडिया केम एज अ थ्रेट टू इट, कि उसका सीक्रेट लीक हो गया जो वो नहीं चाहता था. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. इमेज ब्रांड वैल्यू, जैसे नेस्ले का बहुत ब्रांडिंग इमेज उसकी बहुत डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ व्हेन वो चला था रिगार्डिंग मैगी, कि उसमें सो एंड सो कुछ है लीड करके. बट या दैट इज़ हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, यू कैन नॉट कंट्रोल इट. एंड एक और चैलेंज जो फेस करेंगे, दैट इज़ मतलब फेस कर रहे हैं, दैट इज़ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये भी राइज पे है. कैसे तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अ टास्क. WWW has huge impact. Internet has connected the companies via global network. E-commerce is on rise. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत बढ़ रहे हैं जहाँ पे लोग जाके प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं. टेलीकम्युनिकेशन ऑल्सो नीड्स टू बी यूज इफेक्टिवली, कि बेसिकली यू कैन नॉट मिस द अपॉर्चुनिटीज़. कि ये जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, यू हैव टू यूज़ इट इन द राइट वे, इन द राइट डायरेक्शन, सो दैट इट हेल्प्स यू. ठीक है. देन एक और चैलेंज है कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट. दिस इज़ अ बिग वो चैलेंज, कि आजकल डू यू नो देयर इज़ अ मामा अर्थ करके है, उनका आधा ब्रांड जो इमेज है उन्होंने इस चीज़ पे बना रखा है दैट दे आर सेफ टू यूज़, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और एनवायरनमेंट से नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करके वो कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स अपने बना रहे हैं. एंड ऑल्सो दे आर अपना वो एंडोर्स करते हैं दिस आइडिया दैट उन्होंने एम करा है 2025 तक सो एंड सो ट्रीज प्लांट करने का समथिंग. सो दैट इज़ अ थिंग जो उनकी मार्केट को बना रही है एक पॉजिटिव इमेज के साथ, बिकॉज पीपल विल सी कि ओके कितने कंसर्न्ड हैं ये टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, तो इको फ्रेंडली. एंड वो होना भी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग वो एक्चुअल में है या वो, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट every brand, every company needs to be itna concerned and itna aware of how they do not have to harm the environment while doing their business, right? So ecological impact यानी impact on the environment किसी भी business का important है. कोई भी मैनेजर क्या डिसीजन ले रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, उसके consequences environment पे क्या होंगे, वो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, right? Pollution, global warming, etc. are major concerns. Affects the image of the company also. Example, Mamaearth treats threats if not taken seriously. भोपाल गैस ट्रेजिडी जैसे यहाँ दे रखा है कि अगर तुम सीरियसली नहीं लोगे बहुत ज़्यादा थ्रेट बन सकता है तुम्हारे लिए, कि यू हैव टू बी केयरफुल वाइल डूइंग योर बिजनेस. एंड ऑल्सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो एक टर्म है कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, कि अगर तुम एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज ले रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो उसको कुछ वापस भी तो करो. गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होना चाहिए एनवायरनमेंट के साथ भी. सो दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो. ओके, देन एक और चैलेंज नेक्स्ट जो आता है वो है इनोवेशन का. देखो इनोवेशन में कैसे आएगा, देखो जब भी आप कोई भी बिजनेस की बात कर रहे हो, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज कुछ टाइम तक एक प्रोडक्ट चलेगा, उसके बाद कुछ लोग नया मांगेंगे, राइट? एक ही प्रोडक्ट को कब तक चलेगा, जब तक अगर बिल्कुल सेम प्रोडक्ट इतने साल तक कैसे चलेगा. सो यू हैव टू ब्रिंग द चेंजेस एज पर व्हाट इज द ट्रेंडिंग थिंग और व्हाट पीपल वांट दीज डेज, वो उसके हिसाब से. सो इनोवेशन लाना ज़रूरी नेसेसिटी है ये. 3 स्टेज प्रोसेस, इसका ये 3 स्टेज प्रोसेस क्या है वो समझते हैं. देखो इनोवेशन लैग एक टर्म है, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया एंड वो आइडिया आपने कैसे तैसे लगाया, आप उसके प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचेगा, फिर लोग उसको डिमांड करेंगे कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट चाहिए. तो वो प्रोडक्ट आया कहाँ से, आइडिया से, और उनकी क्या है, डिमांड. सो उसके बीच का जो टाइम गैप है मेरे आइडिया और उनके डिमांड उस चीज़ के करने का, जो वो है गैप, टाइम गैप, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन लैग. ठीक है. बट वी आर स्टडिंग 3 स्टेज प्रोसेस ऑफ इनोवेशन. तो कोई कॉन्सेप्ट होता है, दिमाग में आया, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, आप उसको प्रोडक्ट में लगाओगे कि वो कैसे वो प्रोडक्ट में यूज़ हो सकता है वो टेक्नोलॉजी.
देन देर इज़ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की, अब उसको आइडिया को लगा दिया, उस प्रोडक्ट पे कैसे लगाना है, वो प्रोडक्शन होगी उस प्रोडक्ट की, सर्विसेज की भी, जिसकी भी, तो वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है कि है ना, उसको अब प्रोड्यूस करना कैसे है, देन दैट इज़ द थर्ड स्टेज। सो कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट से प्रोडक्शन, समझ गए? ओके, देन कुछ छोटे छोटे टर्म्स वाले चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, जैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट चैलेंज है ना, कि कस्टमर्स को आजकल अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, तुम नहीं दोगे तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, सीधी सी बात। एथिक्स एंड वैल्यूज़, ये भी एक चैलेंज है, ये हम थोड़ा बाद में डिटेल में करेंगे क्या होता है, कि आजकल एथिक्स और वैल्यूज़ होने चाहिए बिजनेस में, कैसे वो हम अलग अलग पढ़ेंगे क्या होता है, वो भी एक चैलेंज है क्योंकि सब नहीं कर पाते। देन यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये तो वैसे ही इट्स वेरी ऑन द राइज, सो वन हैज़ टू बी अवेयर ऑफ कि हाँ इसका हम आगे क्या यूज़ कर सकते हैं, या बेसिकली कहीं ये हमारे पे थ्रेट तो नहीं बन जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी बिजनेस को बंद कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू हैव टू नो दैट, सो दैट इज़ अगेन अ थ्रेट, सो यू हैव, इट्स अ चैलेंज फॉर द मैनेजर्स, राइट। सो ये सब आप तब लिखोगे व्हेन यू आर आस्क्ड कि मैनेजमेंट क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है इन दी 21st सेंचुरी, समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 2 विच इज़ ओवरकमिंग द चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर, यानी ये सब जो चैलेंजेस हमने पढ़े इसको ओवरकम कैसे करना है, तो दैट इज़ द टास्क फॉर द मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर रही है। सो पहला है बिजनेस फोरकास्टिंग, आप थोड़ा बहुत फोरकास्ट करके चलो कि हाँ फ्यूचर में क्या हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग, कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी आ सकती है तो हमारा बिजनेस पे ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें आज की डेट में ऐसे करना चाहिए या ये चेंजेस लाने चाहिए, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग। सोशल फोरकास्टिंग, कि आगे जाके ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है ना, कि आगे जाके इसकी सेल्स कम हो जाएंगी, इसकी बढ़ जाएंगी, आगे जाके लोगों का टेस्ट ऐसे क्लोथ्स की तरफ ज़्यादा होगा या ऐसे टाइप की आयरन के तरफ ज़्यादा होगा, बेसिकली कुछ भी, कि ट्रेंड आगे का क्या होगा, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या रहने वाला है फ्यूचर में, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, उसको प्रिडिक्ट करना इज़ सोशल फोरकास्टिंग। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, कि हाउ यू कैन ओवरकम दैट चैलेंज। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जैसे चैलेंज था, तो वो लाना इज़ दी ओनली सोल्यूशन, कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी लाओ, आइडियाज़ में ओरिजिनलिटी लाओ, इनोवेशन फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट, कि जो वही कि कोई भी चेंज आ रहा है यू हैव टू अडेप्ट टू इट। एमबीओ, इसमें तो डिटेल क्या ही बताऊँ, इतना 2 बार पूरा पूरा इसको मैंने समझा रखा है, देयर इज़ अ होल लेक्चर इस पे, सो वहाँ पे जाके यू नो व्हाट इट इज़, आई होप यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एमबीओ इज़ अनदर वे टू ओवरकम द ऑब्जेक्टिव। सिस्टम्स अप्रोच, ये भी पूरा का पूरा मैंने करा रखा है, कि व्हाट दिस इज़ अबाउट सिस्टम अप्रोच, यानी कि रूल ऑफ थंब, इंट्यूशंस, हंच, ये सब पे ना दे के एक्चुअल सिस्टमैटिक थिंकिंग करो, कि हाउ यू हैव टू गो बाय द प्रोसेसेस ऑफ इट, नॉट कि यार मुझे लग रहा है ऐसे करना चाहिए या मेरे को इंट्यूशन आ रही है ऐसे होना चाहिए, सिर्फ उस पर मत जाओ, एक्चुअल साइंटिफिक प्रोसेस पे जाओ। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये भी अलग टॉपिक, मैंने जैसे बताया कि कैसे डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रैटेजी उससे कैसे बनती है, वो सब। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ये भी अब सिस्टम अप्रोच के बाद बताया था